हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। एक बार फिर से चलिए नस्ते-नाबूद करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज को। परीक्षा को उसकी औकात दिखाएंगे और बताएंगे कि परीक्षा हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हमारा हौसला बुलंद करिए। हम इस सारे करंट अफेयर्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से जोड़ करके इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाएंगे और ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। अभी के समय में करंट अफेयर्स भरपूर पूछा जाता है और करंट अफेयर्स के साथ साथ आप स्टैटिस्टिक्स जीके को भी पढ़िए। अगर आप स्टैटिस्टिक्स जीके को पढ़ते हैं और उसके साथ करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और अपनी तैयारी को मजबूत रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे, ताकि ये भी एक बांका की पहचान बन जाए। आप सभी हमारे साथ खड़े होइए, हमारा हौसला बुलंद करिए। और चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो हमारा इसका जो आंसर है वो है 34। कितना है? स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 34। और अभी हाल फिलहाल में भी इस नियुक्ति की संख्या जो 34 थी, इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित अभी 33 संख्या है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो अभी संख्या है वो है 33। कितनी है? 33। लेकिन कितने स्वीकृत पद हैं? 34 इसमें स्वीकृत पद हैं और इसमें 33 अभी वर्तमान में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो इसका आंसर है 34। कितना है? 34। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो है 34। इधर आपने देखा होगा कि एक साथ 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली है। कितने न्यायाधीशों ने शपथ ली है? 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है कि किस संस्थान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक ऐप बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाया है? तो किसने बनाया है, कौन बनाया है? तो इसका सही आंसर है आपका IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उसकी सूचना आपको पहले उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। IIT रुड़की ने इसको बनाया है। आइए अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं तो अगला हमारा प्रश्न है कि INS ऐरावत मिशन सागर के तहत अगस्त 2021 में किस देश में पहुंच गया है? तो वो पहुंचा है आपका वियतनाम में। कहाँ पहुंचा है? वियतनाम में पहुंच गया है। भारतीय नौसेना का जो ये पोत है INS ऐरावत, ये मिशन सागर के एक भाग के रूप में वियतनाम के पास हो ची मिन्ह सिटी के पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस पोत ने कोविड-19 के महामारी से लड़ने के लिए 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और 10 LPM क्षमता के साथ 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। और सागर का मतलब है क्षेत्र में सभी सुरक्षा के लिए सुरक्षा और विकास है, जिसके तहत भारत तनाव के समय अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है वो है, भारत में कौन सा स्थान मगरमच्छों की 3 प्रजातियों के लिए जाना जाता है? आजकल बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल रही है, कभी महाराष्ट्र में मिल जाती है, कभी उड़ीसा में मिल जाती है, कहीं और मिल जाती है। तो सारी प्रजातियां इधर उधर मिल रही हैं। तो ये क्वेश्चन था कि भारत में कौन सा स्थान मगरमच्छों की 3 प्रजातियों के लिए जाना जाता है? वो स्थान है केंद्रपाड़ा। कौन सा स्थान है? केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा हमारे उड़ीसा के राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में केंद्रपाड़ा स्थित है, जहाँ पर मगरमच्छों की 3 प्रजातियाँ जो कि नमक पानी, घड़ियाल और मगगर पाए गए हैं। कौन पाए गए? मगरर। कौन कौन सी प्रजातियाँ? नमक पानी, घड़ियाल और मगगर पाए गए हैं। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी जिले में स्थित है और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जाना जाता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में है। और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के 70% से अधिक मगरमच्छों का घर है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और भारत में दूसरा रामसर संरक्षण स्थल है और इसे वर्ष 2002 में नामित किया गया था रामसर संरक्षण स्थल के रूप में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और अल्जीरिया के बीच नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भूमध्य सागर में। कहाँ आयोजित किया गया था? भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। और हाल ही में भारत और अल्जीरिया के नौसैनिक बल का ये पहला नौसैनिक अभ्यास है।
भारत और अल्जीरिया के नौसैनिक बलों का ये पहला नौसैनिक युद्धाभ्यास है और अभ्यास अल्जीरिया के तट से दूर भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS टवर के द्वारा, किसके? INS टवर के द्वारा किया गया था और नौसेना के जहाज ANS अज्जादर इसके समकक्ष थे। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच बातचीत को बढ़ाना और सहयोग को बढ़ाना इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस निकाय की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान राज्यों को जारी किया जाता है? कौन जारी करता है? ये करता है वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में है। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान के रूप में 13,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और यह बंधित अनुदान जो है ये पहली किस्त है जो कि 25 राज्यों को दी जाएगी। और इस अनुदान की जो सिफारिश है NK सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने की है। और इस अनुदान का उपयोग किस में किया जाएगा? पेयजल में किया जाएगा और स्वच्छता संबंधी जो उपयोग है उसके लिए किया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा जो दिया गया है ग्रामीण स्थानीय निकायों को जो अनुदान मिलेगा उसी अनुदान से ये स्वच्छता और पेयजल के बारे में इसमें सहायता की जाएगी और इसके लिए इसके संबंध में उपयोग किए जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस भारतीय पड़ोसी ने हाल ही में खाद्य आपातकाल घोषित किया है? खाद्य आपातकाल का मतलब होता है खाने की कमी हो जाना, खाने की कमी हो जाना, खाद्य आपातकाल। तो किस भारतीय पड़ोसी ने अभी हाल ही में ये खाद्य जो है आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल घोषित हो गया है, खाने की कमी हो गई है श्रीलंका में। श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र ने एक अध्यादेश जारी किया है और उसमें लिखा है कि खाद्य आपातकाल और एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है। उसने एक अध्यादेश जारी किया है और उस अध्यादेश के तहत खाद्य आपातकाल और आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। और इसकी घोषणा अधिकारियों के खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए और मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। और देशी विदेशी जो मुद्रा संकट से प्रभावित था, जिसके कारण उसने अपनी मुद्रा का भी भारी अवमूल्यन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति हो गई और वहाँ पे आर्थिक अवमूल्यन हो गया, आर्थिक आपातकाल हो गया और खाने का भी खाद्य आपातकाल हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ई सोर्स किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? ई सोर्स किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? ये कौन है? किसने कर रहा है? ये IITM ने कर रहा है। कौन? IITM मतलब IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इस मंच का सीधा उद्देश्य रहेगा कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो क्षेत्र हैं उसमें विभिन्न प्रतिभागियों को जोड़कर ई कचरे से उसको निपटाना है। और यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंड में खरीदारों और ई कचरे के जेनरेटर के बीच एक बाजार के स्थान के रूप में कार्य करेगा। और यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए एक शानदार मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद करेगा और इस प्रकार परिपत्र अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य है जो IIT मद्रास इसको विकसित कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिनटेक सेवा प्रदाता पेयू किस भारतीय फिनटेक कंपनी का 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? पेयू, आपने सुना होगा पेयू। पेयू क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, भुगतान प्लेटफॉर्म है पेयू। तो फिनटेक सेवा प्रदाता जो पेयू है, भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल डेस्क का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण करने के लिए तैयार हो गया है। और यह भारतीय फिनटेक क्षेत्र में सबसे बड़े सौदे में से एक है। यह भारतीय जो सौदा है इसमें सबसे बड़ा सौदा अभी यही है। और इसके बाद पेयू प्रोसेस का भुगतान और फिनटेक व्यवसाय जो 20 से अधिक उच्च विकास बाजारों में संचालित होता है, विश्व स्तर पर अग्रणी भुगतान प्रदाताओं में से ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिनटेक सेवा प्रदाता जो पेयू था, ये फिनटेक कंपनी, ये जो कंपनी है ये 4.7 अरब डॉलर में से किसके साथ मिल जाएगी? बिल डेस्क के साथ। बिल डेस्क और पेयू क्या है?
एक भुगतान प्लेटफॉर्म है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय नौसेना ने यमन के पास अदन की खाड़ी में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने यमन के पास अदन की खाड़ी में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है, तो वो किया है जर्मनी, वो किया है जर्मनी। तो भारत और जर्मनी का जो यमन के पास जो अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया गया, अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की खोज और जब्ती अभियान ये मुख्य रूप से शामिल थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में जर्मन युद्धपोत बायर्न के साथ अभ्यास किया है और आईएनएस त्रिकंद वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए अदन की खाड़ी में अभी तैनात है। किसने शुरू किया है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अदन की खाड़ी में हो रहा है, तो किसने किया है, जर्मनी ने। किसने, जर्मनी ने किया है। और भारतीय नौसेना और जर्मनी दोनों इसमें मिला हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और किस लिए है और कौन इसमें भाग लिया है, आईएनएस त्रिकंद इसमें भाग लिया है। और आईएनएस त्रिकंद किस लिए जाना जाता है, समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए ये अदन की खाड़ी में अभी सम्मिलित है ताकि समुद्र में डकैती ना हो, इसके लिए आईएनएस त्रिकंद वहाँ पे तैनात है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लगातार पढ़िए, हमारी इस सीरीज को डेली पढ़िए। मैं आपके लिए ये वीडियो हर रोज़ लाता हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़िए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इससे लाभ पहुँचे। चलिए, आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।